Recording in progress. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसमें. नेक्स्ट हेडिंग इज सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया में क्या है? लिक्विड अमोनिया व्हेन एल्कलाइन जो है इसमें क्या होगा? इससे आपने क्या किया? एल्कलाइन अर्थ मेटल है, is dissolved in liquid ammonia. और आपने इसको किस में डिसॉल्व कर दिया? लिक्विड अमोनिया. व्हेन अल्कलाइन अर्थ मेटल इज डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, देन इट becomes deep blue black. deep blue black कलर उसका ऐसा हो जाता है, डीप ब्लू ब्लैक हो जाता है. ठीक है. अगर वो क्वेश्चन बोलेगा क्यों, व्हाई, तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन. तो रीजन पूछेगा व्हाई. व्हाई इट बिकम्स आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बिकॉज ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बिकॉज ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इसको लिख लो. देन ये इक्वेशन लिख लो. इक्वेशन पहले लिख लो. एल्कलाइन अर्थ मेटल इज डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, देन इट बिकम्स डीप ब्लू कलर. रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन. और इसके बाद ये इक्वेशन. डन. इक्वेशन रह गई होगी आपकी. इक्वेशन लिख लो ये वाली. एक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. m प्लस एक्स प्लस वाई NH3 गिव्स m NH3x. ऊपर है 2 प्लस चार्ज प्लस 2, फिर इलेक्ट्रॉन NH3y और यहाँ पे माइनस चार्ज. ठीक है. तो ये आपको इक्वेशन लिखनी है इसमें. अब नेक्स्ट पॉइंट इज, ये हो गया होगा मेरे ख्याल से. एक ही इक्वेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक से चल जाता है. अब है यूजेस. इसमें यूजेस भी आपके पास. यूजेस में एज इट इज लिख सकते हो, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. बहुत रेयर चांस है पूछा जाता है कि BE बेरिलियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज. जो एलॉय है, पहला पॉइंट, बेरिलियम कहाँ यूज होता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज. फर्स्ट पॉइंट, बेरिलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये लिखना है आपने, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर एंड बल्ब्स. मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर एंड बल्ब्स. ठीक है. सेकेंड पॉइंट. लर्निंग पोर्शन है इसमें, ज्यादा यू हैव टू लर्न. तो सेकेंड इज मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर एंड बल्ब्स. थर्ड पॉइंट है इसमें, MgCO3 मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन इनग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट. जैसे आपको सुना होगा आपने कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, ऐसे आपने पूछना है कि आपके टूथपेस्ट में MgCO3 है क्या. ठीक है.
MgCO3 इज द इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, इसमें MgCO3 भी होता है। इसके बाद फोर्थ वन आता है इसमें फोर्थ वन है एक्सट्रैक्शन वाला। एक्सट्रैक्शन मींस आइसोलेट करना, ठीक है। फोर्थ वन इज कैल्शियम इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। जैसे ऑक्साइड कोई है, जैसे मैंने कहा MgO या मैंने कह दिया AgO, कुछ भी है, XO ऑक्साइड है, इससे आपको एक्स आइसोलेट करना है। एक्सट्रैक्शन मींस होता है आइसोलेट, आइसोलेट करना है आपको, एक्सट्रैक्ट करना है इसको। देन वी कैन यूज कैल्शियम, ऑन एयर वी कैन यूज कैल्शियम, कैल्शियम को हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो कैल्शियम इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगर मेटल को ऑक्साइड से आइसोलेट करना है आपने, एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है बाहर, देन वी कैन यूज कैल्शियम। तो फोर्थ वन है कि कैल्शियम इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। फिर 5 है इसमें कैल्शियम एंड Ca एंड Ba, मेटल यूज्ड ऑफन बीन यूज्ड इन रिमूव एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। अगर वैक्यूम ट्यूब है उसमें कुछ एयर आ गई, आप इसको डाल दो कैल्शियम एंड Ba, जितनी भी एयर उसमें होगी उससे क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे वहां से रिमूव कर देगा। उसमें कौन यूज होता है, कैल्शियम एंड बेरियम Ba। कैल्शियम एंड बेरियम इज यूज्ड टू रिमूव एयर। अगर आप चाहते हो कि इस रूम में क्या आ जाए, वैक्यूम हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, कैल्शियम और Ba को इसमें मिक्स कर दो। यहाँ पे जितनी भी एयर होगी बाहर की, ये इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स अब्सेंस ऑफ एयर, वैक्यूम मीन्स अब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ एयर क्रिएट हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ Ca एंड Ba। और लास्ट है देखो R है जो रेडियम सॉल्ट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, मींस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना हालांकि परफेक्ट नहीं होता है, बट वी कैन यूज। तो रेडियम सॉल्ट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी दैट इज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये आपका यूजेस हो गए, ठीक है। तो उसमें एक हेडिंग है आपका यूजेस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल का यूज ही हो गया। इसमें से कुछ पूछ लेगा अगर कई बार तो 2 या 3। ध्यान रखना 1 यूज मीन्स हाफ मार्क्स, कभी भी कंफ्यूज मत होना किसी भी एग्जाम में। तो अगर आपने 1 यूज लिखा तो हाफ मार्क्स का, अगर 2 मार्क्स के यूजेस आ गए तो बार बार वो टीचर को नहीं पूछोगे कितने पॉइंट लिखने आपने, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया कि राइट द यूजेस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल और इट कैरी 2 मार्क्स, मींस आपको लिखने 4 पॉइंट्स, ठीक है। और अगर आ गया 3 मार्क्स का तो यू हैव टू राइट 6 पॉइंट। अगर 1 मार्क्स का आ गया तो यू हैव टू राइट ओनली 2 पॉइंट्स, ठीक है। वहां एग्जाम हॉल में पहुंचोगे फिर पूछोगे अच्छा ये कितने पॉइंट लिखने इसमें, ठीक है। या टीचर आएगा पूछने लग जाओगे कितने पॉइंट लिखने, तो वहां नहीं बताता कोई टीचर आपको, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में कोई नहीं बताएगा आपको, आपको पहले से बताया जाता है कि एवरी 1 हाफ मार्क्स फॉर 1 पॉइंट। जैसे आपने ये लाइन लिख दी बस तो आपने हाफ मार्क्स, फिर आपने सेकंड ये लाइन लिख दी तो हाफ मार्क्स। तो एवरी 1 पॉइंट कैरी हाफ मार्क्स, ठीक है। तो कोई भी एनी 4 यू कैन राइट, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 3 पॉइंट लिखोगे तो 1.5 मार्क्स, 2 पॉइंट लिखोगे तो 1 मार्क्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स यू हैव टू राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले बताई जाती है, बाद में आपको नहीं बताई जाएगी, ठीक है। तो बार बार रिपीट करते हैं हम ताकि जिसका मिस हुआ हो कर सकता हो। अब देखो, अब इसमें आता है एक ये वाला पॉइंट, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। इसमें से इसकी हेडिंग लिख लो पहले। हेडिंग है
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसमें सीधा लिख दो, सीधा इसमें लिखना है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। फर्स्ट पॉइंट सीधा आ जाएगा, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, बस यहां तक भी चल जाएगा, और इसमें लिखो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट इसको डायरेक्ट लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल एल्कली अर्थ मेटल आर बेसिक एक्सेप्ट दिस वन। ये कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, BeO, MgO, CaO एंड SRO। बोलेगा विच वन इज एम्फोटेरिक, ठीक है। किस पे टिक लगाओगे बताओ? विच वन इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक बताओ, 1 2 3 एंड 4। तो विच वन इज एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक मीन्स Amphoteric means which react with acid as well as base. Amphoteric means which can react with acid as well as base. तो इसमें टिक लगाओ जरा, आंसर नहीं लग रहा आपको कि which one is amphoteric in nature? ओके सुधांशु। और इसके अलावा प्रियांश रावत, ओके। क्वेश्चन आएगा विच वन इज एम्फोटेरिक? अंशिका भट्ट, ओके। एकता, हर्षित। और इससे पहले कौन सा था रेड वाला, किसने किया था ये? प्रिया नेगी। और हाँ ये, अच्छा अंशिका भट्ट, ओके। सिमरन, एकता आप भी यूज कर सकते हो पेन को। अगर आप लैपटॉप यूज करो तो देखो सबसे नीचे बॉटम में जाओगे तो एनोनेट लिखा होगा एक में, जहाँ पे म्यूट है, वीडियो सिक्योरिटी वगैरह है, उसके नीचे देखोगे आप एक पेन सा दिखेगा एनोनेट का। यू कैन क्लिक दैट पॉइंट, तो आपका जो माउस है वो एक्ट करेगा एज अ पेन, तब आप उसे पेन से यूज कर सकते हो, और कोई भी कलर आप उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लॉट ऑफ थिंग इज देयर, बट आंसर है जो आपका वो दिया है अंशिका एंड ग्रुप ने यहाँ से, BeO। अभी देखो ये क्वेश्चन यहीं पे आया है, यही तो क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये देखो। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखो फर्स्ट पॉइंट यही है कि ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल बेसिक होते हैं, सब के सब, लेकिन इसमें BeO और BeOH का होल ट्वाइस क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। बेरिलियम वाले एम्फोटेरिक होंगे, बाकी सब बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, दिखने में आपको सेम लगेगा, जैसे मैंने कहा BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस और SrOH का होल ट्वाइस। मैं बोलूंगा विच वन इज एल्कलाइन, सॉरी विच वन इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स विच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, दोनों की तरह बिहेव करता है, तो उसे कहेंगे एम्फोटेरिक। अब बताओ, अगर इसमें से आपको ऐसे दे दिया तो कौन सा आंसर टिक लगाओगे आप? Which one is amphoteric in nature? BeOH का होल ट्वाइस या Mg? ओके अंशिका, सिमरन, एकता, प्रिया नेगी, ओके। सिमरन, एकता, प्रियांश रावत और एक पलक रावत, ओके वेरी गुड। ऐसी है जो छोटी छोटी, प्रियांशु, सुधांशु सॉरी, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें यू मस्ट हैव टू लर्न। यहाँ पे क्या बेसिक चीजें आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, बेसिक चीजें। तो पहला स्टेप आपको ये लिखना है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट, पहला स्टेप की वाली लाइन लिख ली होगी आप लोगों ने। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, इसमें आपको पूछ लेगा सॉलिबिलिटी बतानी, सॉलिबिलिटी विच वन हैज ग्रेटर सॉलिबिलिटी, और आपको पूछ लेगा क्वेश्चन में BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस,
CaOH का होल ट्वाइस और SrOH का होल ट्वाइस। बताओ सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी होगी इसमें? सॉलिबिलिटी, विच वन हैज हाईएस्ट सॉलिबिलिटी? हाईएस्ट कौन होगा बताओ? ये सब पीरियोडिक टेबल वाले हैं, सारे पीरियोडिक टेबल है, लेकिन आते हैं एस ब्लॉक में भी, यानी दो दो चैप्टर मिक्सअप हो जाते हैं। अंशिका भट्ट, ओके। सुधांशु, प्रियांश रावत, प्रिया नेगी, अनुनय, ओके। ऐसे ही आएगा, आप सोचो क्या कर सकते हो। पलक रावत, बाकी के नहीं कर रहे कुछ भी। पराग, बताओ। एकता, पराग, एकता, ओके। पराग मनवाल, ओके। तो फाइनली ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, आंसर है SrOH का होल ट्वाइस। तो इसको एक स्टेटमेंट लिख लो अब इसके आगे। ठीक है, इसके स्टेटमेंट लिखो इसमें आगे। ये सेकंड स्टेटमेंट लिखो अब इसमें। देखो, सॉलिबिलिटी हो या थर्मल स्टेबिलिटी हो या बेसिक रिएक्टर हो, ठीक है, ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम Mg से Ba तक, इंक्रीज होती रहेगी, यानी SR इज द राइट आंसर। ठीक है, BE रॉन्ग हो गया। ये सब चैप्टर थर्ड का है आपका, पीरियोडिक टेबल में आता है ये सब, तो थर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, और ये आपका अब भी आ गया। ठीक है, लिख लिया ये। सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम MgOH का होल ट्वाइस टू BaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें होता है रीजन, वो बोलेगा बताओ ऐसा क्यों है, व्हाई, क्यों हो रहा है ऐसा। तो रीजन में क्या लिखोगे, देखो आप, रीजन में आ जाएगा आपके पास, रीजन में कि जो मेटल है और OH है, अब जैसे जैसे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो M और O के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक बॉन्ड। ठीक है, वीक बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा, इजिली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। सोचो जितना बड़ा साइज होगा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो जो बीच M और O के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, साइज इंक्रीज होगा तो MO और O के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, तो ये इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसीलिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सॉरी, वो क्या नाम है इसका, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, इसमें जो रीजन है ये किसका है, बेसिक कैरेक्टर का, बेसिक कैरेक्टर का, तो इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, जो बेसिक कैरेक्टर है ज्यादा हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रीजन है किसका, बेसिक कैरेक्टर का। बेसिक कैरेक्टर मींस कौन OH आयन जल्दी रिलीज करेगा, रेडली रिलीज, जो जितनी जल्दी रिलीज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, बेसिसिटी का। अब आता है सॉलिबिलिटी का। सॉलिबिलिटी में क्या होगा, कोई भी चीज सॉल्युबल होगा तो बताओ कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए। दो स्टेप दे रहा हूं मैं, एक लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, टेल मी। फॉर सॉलिबिलिटी की मैंने बोला ज्यादा सॉल्युबल है तो कौन ज्यादा होना चाहिए, ओके, प्रियांश रावत। और कौन इसमें से ज्यादा होना चाहिए कि वो सॉल्युबल हो जाएगा, अगर इनसॉल्युबल होगा तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा, ओके, सुधांशु। और कोई आंसर, छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं बस। सिमरन, पराग मनवाल, ओके, ये छोटी और बेसिक चीजें, प्रिया नेगी। तो जिसने बेसिक नॉलेज कर लिया वो
क्या होगा, उसको कमांड आ जाएगी। जिसको बेसिक नॉलेज नहीं होगा वो ऐसे ही रह जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट बेसिक नॉलेज का, छोटी छोटी चीजें वो इंपॉर्टेंट होती है। नो आंसर बाकी। अंशिका भट्ट, ओके वेरी गुड। तो आंसर सब उसने सही दिया हुआ है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जहां पे भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी ध्यान रखना वो सॉल्युबल हो जाएगा। क्या ज्यादा होना चाहिए, अगर मैंने बोला ये इसमें सॉल्युबल है तो आप आंख बंद करके क्या करोगे कि इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तो वो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। क्वेश्चन कोई भी हो एक्स वाई जेड, ठीक है, क्वेश्चन कोई भी हो, अगर मैंने कहा दिस वन इज सॉल्युबल तो आप क्या बोलोगे, इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तो दैट इज व्हाई इट इज सॉल्युबल। अगर मैंने कहा ये तो सॉल्युबल ही नहीं है तो आप क्या कहोगे, इट्स लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, देन इट इज इनसॉल्युबल या नॉट सॉल्युबल। लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो इनसॉल्युबल होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है जिसपे कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब देखो इसमें आता है नेक्स्ट हैलाइड। अब हैलाइड में भी क्वेश्चन आते हैं, देखो हैलाइड में भी आपको क्वेश्चन दे देगा। चलो आपको पूछ लेते हैं एक बार, देखते हैं कि कौन ज्यादा होशियार है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे BeCl2, MgCl2, CaCl2 और SrCl2, इन चारों में से कोवलेंट करेक्टर किसका ज्यादा है, विच वन हैज ग्रेटर कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर किसका ज्यादा हाई है, बताओ 1 2 3 4 विच वन हैज हाईएस्ट कोवलेंट करेक्टर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके पास। इसमें डिफाइन भूल जाओ कि डिफाइन ऐसा क्वेश्चन आएगा, अंशिका भट्ट, प्रियांश रावत, ओके सुधांशु, अनुनय, सिमरन, ठीक है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल को उठा के देखो, नीट का मेंस का क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें ऑर्डर आता है, ऑर्डर, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल हो और चाहे बोर्ड लेवल हो, सेम टाइप के क्वेश्चन आंसर आते हैं इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है और स्कोरिंग होता है, बट लर्निंग पोर्शन इज देयर, ठीक है। तो यू आर राइट, BeCl2 इज राइट आंसर, ठीक है। BeCl2 इज राइट, वेरी गुड। अब मैंने कहा क्यों, देखो इसमें क्या होगा, रीजन क्या होता है इसका। रीजन में क्या होता है, यहाँ पे जब भी आपको कोवलेंट करेक्टर देखना होगा तो आपको क्या रूल लगाना पड़ता है, फजान रूल। फजान रूल पढ़ा था हमने, तो फजान रूल कहता है कैटायन के रिस्पेक्ट में कि जितना स्मॉल साइज होगा उतना कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो ये तो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होगा इसलिए कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरी पॉइंट तो कहता है चार्ज का, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, ध्यान रखना कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। पहली चीज साइज, तो सबसे छोटा साइज होता है Be का, इसलिए कोवलेंट करेक्टर Be का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इनका सब आयनिक होता है। तो इसको पहला स्टेटमेंट यही लिखना आपने, फर्स्ट स्टेटमेंट यही लिखना आपने कि ऑल हैलाइड्स आर आयनिक, ऑल हैलाइड्स आर आयनिक एक्सेप्ट बेरिलियम। ये क्या होता है, कोवलेंट होता है। बेरिलियम को छोड़ के, क्योंकि छोटा साइज है तो जिसका छोटा साइज होगा वो कोवलेंट हो जाएगा, बाकी सारे आयनिक होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हैलाइड में, कि जितने भी हैलाइड होते हैं आयनिक होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम विच इज कोवलेंट, विच इज कोवलेंट, ठीक है। और सेकंड इसको लिख लो, बेरियम क्लोराइड हैज अ चेन स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे कैसे हुआ था। तो बेरियम क्लोराइड हैज अ चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड पॉइंट का।
क्लियर? तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। हैलाइड के बाद आता है हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड। अब हाइड्राइड में क्वेश्चन पूछेगा, देखो हाइड्राइड मींस होता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्राइड। अब बताओ मुझे कि विच वन इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इनमें से? अब फिर चार ऑप्शन दे दिया आपको, BeH2, MgH2 और CaH2, SrH2। इनमें से बताओ विच वन इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? विच वन हैज हाई स्टेबिलिटी? सुधांशु, ओके। प्रियांश रावत, अंशिका भट्ट, और इसके अलावा नो आंसर। चलो तो आंसर मैं बता देता हूं आपको। आंसर जो इन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। ठीक है, राइट आंसर। देखो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी टॉप टू बॉटम। क्यों होगी? देखो भाई, छोटा साइज है, देखो स्मॉल साइज होगा, तो स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा? टाइटली बाउंड करके रखेंगे। क्या होगा? स्मॉल साइज होगा तो क्या होंगे? टाइटली बाउंड करके रखेंगे, दूसरे को बहुत टाइटली बाउंड करेंगे, तो टाइटली बाउंड करने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको ब्रेक डाउन करना टफ हो जाएगा। आया समझ में? स्मॉल साइज, इसमें जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना? हाँ। तो इसके लिए स्टेटमेंट ये लिखो आप। ये स्टेटमेंट क्या लिखना आपने कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम BE से BA ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स टुगेदर, किसके लिए? 1 मोल के लिए, तो उसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट। सेकंड, अभी मैंने आपको बताया था कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए आपको हर हमेशा ध्यान रखना फजान रूल, और ये किस पे काम करता है? छोटे कंपाउंड पे। तो ये BeH2 और MgH2 क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं, बाकी सारे आयनिक होंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या याद रखना आपको? फजान रूल। कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया कि विच वन शो कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे आपके दिमाग में आएगा एक ही चीज आना चाहिए बस आपके पास, फजान रूल। फजान रूल अभी देखो चैप्टर 4 में पढ़ा आपने, यहाँ भी आएगा, ये क्लास 12th में भी आएगा बहुत जगह पे। आया समझ में? तो यही मैंने आपको कहा, जो आप 11 में पढ़ते हो ये कई बार क्या आता है 12th में आता है पूरा, कई चीजें ऐसी जो 12th में आएगी। तो ऐसे ही देखो फजान रूल है, ये यहाँ भी आएगा, आगे P ब्लॉक में भी आएगा, 12th में भी आएगा फजान रूल। कैसे किसको करने के लिए होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, वी अप्लाई ऑलवेज फजान रूल। जब छोटा साइज होगा तो वी अप्लाई फजान रूल। जितने छोटे साइज वाले होंगे दे शो कोवेलेंट कैरेक्टर इन नेचर बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये BeH2 एंड MgH2 आर कोवेलेंट इन नेचर और अदर्स इज आयनिक। तो ये भी आपका हाइड्राइड्स भी फिनिश हो गया। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये बहुत ये एक्सेप्शनल केस है मान के चलो। जैसे मैंने कहा BeCO3 और MgCO3 और CaCO3 और SR या BA कर दो, BaCO3। अब बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? बताओ सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मोर सॉल्युबिलिटी। प्रियांश रावत, ओके। सुधांशु, सिमरन, ओके।
अनुनय, अंशिका भट्ट, अंशिका भट्ट और सिमरन ने एक आंसर दिया, बाकी सबने अलग दिया। पलक रावत, ओके। तो देखो ये एक्सेप्शनल केस है, दिस वन इज एक्सेप्शनल केस। पराग मनवाल, वेरी गुड। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस है तो इसमें क्या होता है, ये आंसर सही है। जो पराग, सिमरन, अंशिका भट्ट, पलक, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, अभी हमने कहा देखो इंक्रीज होगी, अभी हम कह रहे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये कहता है डिक्रीज होगी, चाहे ये कार्बोनेट हो चाहे ये सल्फेट हो। ध्यान रखना, चाहे ये सल्फेट हो जाए, सल्फेट MgSO4, CaSO4, SrSO4, तो टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होगी। ध्यान रखना सॉलिबिलिटी के लिए, दिस इज एक्सेप्शनल केस। ठीक है, एक्सेप्शनल केस से ध्यान रखना इसका। और ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है इवन, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है और इसको जिसको नहीं पता वो गलत करके आता है इसे। ठीक है, दिस इज एक्सेप्शनल केस, जनरली टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, लेकिन ये वाला चाहे वो सल्फेट हो चाहे वो कार्बोनेट हो, ये डिक्रीज होंगे ऑलवेज। ठीक है, डिक्रीज होंगे, ध्यान रखना इसका, यानी ये सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। तो इसको बोला ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वो कहता है ये छोटा साइज है और इसका बड़ा साइज होता है कार्बोनेट। अब इन दोनों में मैचिंग होती नहीं तो जल्दी टूट जाएगा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, जल्दी टूट जाएगा। जबकि इसका बड़ा साइज, इसका बड़ा साइज, तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। तो दिस इज एक्सेप्शनल केस, ध्यान रखना। किसके केस में, केवल ओनली कार्बोनेट एंड सल्फेट, बस, बाकी नहीं। इन केस ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट दे शो एक्सेप्शनल केस, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये याद करना है क्योंकि ये हट के है, बाकी सब में इंक्रीज होता है लेकिन इसके केस में डिक्रीज होता है। किसके, कार्बोनेट एंड सल्फेट। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आप लिख लो अब इसमें पहला, कि सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। दिस इज द एक्सेप्शनल केस। और इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा आ जाएगा कि जब सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबल ज्यादा होगा तभी तो टूटेगा नहीं, वो स्टेबल ज्यादा होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, तभी तो सॉलिबिलिटी कम हो गई। तो अगर मैंने कहा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो जिसका बड़ा साइज होगा। ठीक है, और सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा है, जिसका छोटा साइज होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, पहला सॉलिबिलिटी का और सेकंड इज थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट इज सॉलिबिलिटी एंड सेकंड इज थर्मल स्टेबिलिटी, दीज आर एक्सेप्शनल केस। और एक लास्ट पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं, थर्ड वन इज कि नाइट्रेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड। नाइट्रेट्स ये है आपका MnO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2MO एंड NO2 एंड O2। जैसे आप इसको नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे तो इट गिव्स ऑक्साइड। थर्ड पॉइंट है बस, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑक्साइड में 3 पॉइंट यू हैव टू राइट। फर्स्ट, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, सेकंड स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड थर्ड वन इज नाइट्रेट। नाइट्रेट मीन सपोज मैंने कहा CaNO3 का होल ट्वाइस गिव्स, ये बन जाएगा CaO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, ऑन हीटिंग इट गिव्स ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, अगर एल्कलाइन के साथ कोई भी एल्कलाइन लिखो, देन ऑन हीटिंग इट गिव्स ऑक्साइड, NO2 एंड O2। तो देयर आर 3 पॉइंट ऑफ सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ठीक है, रिटर्न ये इंपॉर्टेंट था काफी।
रिटर्न यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, देखो स्क्रीनशॉट ले लोगे तो इजी हो जाएगा। अब देखो एक आता है एनामलस बिहेवियर, कोई भी छोटा होगा तो क्या करता है, दे शो एनामलस बिहेवियर, एनामलस में डिफरेंट बिहेवियर, औरों से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो ऐसी जो बेरियम होता है, बेरियम शो एनामलस बिहेवियर, ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। देखो पहला सबसे छोटा होता है, एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी होता है, और थर्ड है अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो 3 पॉइंट है इसमें। जो बेरिलियम होता है शो डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ, सबसे पहले एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, सबसे छोटा साइज होता है, दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी होती है, एंड थर्ड वन इज अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बिकॉज ऑफ दीज